नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम छायावाद युग का अध्ययन करेंगे। भाग 1 का। भाग 1 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह आपका बेस तैयार करेगा। बहुत सारे लोग केवल कृति पढ़ते हैं, रचना पढ़ते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको हर पॉइंट पर ध्यान रखना होगा। छायावाद युग के अंतर्गत विशेषता और बहुत सारे पॉइंटों को हम बताने का कोशिश करेंगे और अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में कुछ कमी रह जाएगी तो ज़रूर लिख करके सेंड करेंगे। छायावाद किसे कहते हैं, छायावाद के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा कथन को अध्ययन करेंगे। विशेषता बहुत सारे पॉइंट हम लेकर के आए हैं। यदि अच्छा लगेगा तो फिर आगे पढ़ते रहिएगा। फर्स्ट में हम हिंदी साहित्य का वर्गीकरण आपको बता देता हूँ। ठीक है, बेस तैयार करना है, ये नहीं कि आपको ठगना है। ठगने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई इससे लाभ हमको होने वाला नहीं है, क्योंकि राष्ट्र से बढ़ करके कुछ नहीं होता है एक शिक्षक के लिए। यहाँ पे देख लें हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले 3 भागों में, आदिकाल, ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये ध्यान रखेंगे, कितने भागों में? 3 भाग में, आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यह आदिकाल को बहुत सारे विद्वानों ने वीर गाथा काल भी कहा है। और आदिकाल के अंतर्गत यदि पढ़े होंगे तो सिद्ध साहित्य पढ़ना रहता है, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, चारणी साहित्य और प्रकीर्णन साहित्य, अपभ्रंश, फुटकल, ये सब आपको आदिकाल के अंतर्गत पढ़ना है। भक्ति काल के अंतर्गत अर्थात मध्य काल के अंतर्गत 2 भागों में बांटा गया है, भक्ति काल और रीति काल को। ठीक है, और भक्ति काल के अंतर्गत हम राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, संत काव्य, सूफी काव्य, आख्यान कवि, फुटकल कवि, ये सब आपको अध्ययन करना है। और रीति काल के अंतर्गत उत्तर मध्य काल अर्थात रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। ठीक है, और आधुनिक काल के अंतर्गत आज हम छायावाद को बताने जा रहे हैं। ठीक है, छायावाद अर्थात भारत केंद्रीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, उसके बाद फिर छायावाद आता है, छाया उत्तरोत्तर काल आता है और छाया उत्तरोत्तर युग भी आता है। फिर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। कहीं कहीं पे आपको डायरेक्ट बता देगा भारत केंद्रीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। लेकिन इसलिए हम यहाँ पे तोड़ करके बता रहे हैं ताकि आपका एक एक बात। छायावाद का परिचय मैं सबसे पहले करवा रहा हूँ कि छायावाद का परिचय, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आप यूजी दे रहे हैं या पीजी का स्टूडेंट है या कोई बीए एमए का कोई भी एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो वहाँ पे लिखने के लिए यह परिचय दे देगा, कुछ भी पूछ सकता है छायावाद से। और उसके बाद प्रमुख परिभाषाएं जो विद्वानों के द्वारा कथन की गई है छायावाद, और प्रमुख कवि के बात करेंगे, विशेषता और निष्कर्ष। इन सभी पॉइंटों को हम बारीक तरीके से बताएंगे। छायावाद का विकास द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी हुआ है। ठीक है, हिंदी में हुआ, यहाँ में छूट गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से माना है। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को जाता है। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम श्री शारदा पत्रिका में, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसमें? श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में हिंदी में छायावाद नामक निबंध अर्थात छायावाद शब्द का प्रयोग किए थे। किसमें? तो शारदा पत्रिका में। और छायावाद में हिंदी ब्रजभाषा का स्थान पर खड़ी बोली, ठीक है, पहले तो ब्रजभाषा का चलता था, लेकिन धीरे धीरे भारत केंद्र के बाद ब्रजभाषा विलुप्त होती गई और खड़ी बोली की प्रारंभ हो गई। कोई भी भाषा जो होता है ज़मीन पर जिस, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना बहुत ही धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि आप पानी में जिस प्रकार दूध डाल देते हैं तो तुरंत मिल जाता है, तुरंत उसका, वैसे नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी भाषा, कोई भी संस्कृति को मतलब समाप्त होने में और विकास होने में कई वर्ष का समय लग जाती है। इससे साहित्य खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा गया। किसे स्वर्ण युग बोला गया? कब? खड़ी बोली का, ठीक है, किसको? छायावाद का। छायावाद के प्रमुख कवियों पंत प्रसाद निराला की रचनाएं प्रकाशित होने लगी थी। छायावाद की प्रमुख परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों द्वारा क्या कहते हैं छायावाद के प्रति, इसको अध्ययन बहुत जरूरी है। छायावाद शब्द का प्रयोग 2 अर्थों से समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अर्थात जहां कवि उस अनंत और अज्ञात प्रीतम को आलंबन बनाकर
अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेमी के अनेक प्रकार के व्यंजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष व्यापक के अर्थ में होता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछ देगा। उसी प्रकार जयशंकर प्रसाद क्या कहते हैं छायावाद के प्रति, जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद का नाम से अभिहित किया गया। धनात्मकता, लाक्षणिकता और सौंदर्यमय प्रतीक विद्वान तथा उपचार वक्रता के साथ सहानुभूति की विकृति छायावाद की विशेषता है। यह जयशंकर प्रसाद का कथन है। रामविलास शर्मा क्या कहते हैं छायावाद के प्रति, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। यदि यहाँ नहीं रहता तो डॉक्टर नगेंद्र का कथन हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं लग गया है। यह रामविलास शर्मा का है, आप भूलेंगे नहीं, इसे कंठस्थ ध्यान रखेंगे हर हाल में। बेहोश भी रहेंगे तो भी आप इस पंक्ति को यहाँ से यहाँ तक आपको हर हाल में ध्यान रखनी है। वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवादी और समाजवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है और विद्रोह मध्य वर्ग के तत्वाधान में हुआ है। इसलिए उसके साथ मध्यवर्गीय असंगति, पराजय और पलायन से भावनाओं से जुड़ी हुई है। यह किसका कथन था? रामविलास शर्मा जी का कथन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, क्योंकि ये सब पूछ देगा और 1 नंबर आपके हाथ से चला जाएगा यदि नहीं दे पाए आंसर तो। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन है? तो छायावाद के 4 स्तंभ होते हैं। जैसे एक स्तंभ ये हो गया, जैसे आपके घर में पलंग है या टेबल है तो उसके अंतर्गत में 4 स्तंभ होते हैं, 4, ठीक, उसी पर वह क्या टिका हुआ रहता है। उसी प्रकार छायावाद भी 4 कवियों के ऊपर यह छायावाद की रचना हुई थी, अर्थात इन्होंने विकास करने में बहुत योगदान निभाते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। कभी भी पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है, जय सूर्या का नाम रखेंगे। जय सूर्या, जय मतलब जयशंकर प्रसाद और सूर्य से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी और फिर सु से सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। छायावाद के 4 कवि और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी दर्जा दिया गया, उसे आगे हम बताएंगे कि किन किन कवियों को ब्रह्मा विष्णु महेश का दर्जा दिया गया है। अन्य कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा जिसे नवीन के नाम से जाना जाता है, राम नरेश त्रिपाठी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, लक्ष्मी नारायण मिश्र। ये सब क्या है? छायावाद के कवि हैं। छायावाद काव्य की विशेषता आत्मव्यंजना, अर्थात छायावादी कवियों ने काव्य की विषय वस्तु अपने व्यक्तिगत जीवन से ही खोजने का प्रयास किया है। अपने जीवन के निजी प्रसंगों, घटनाओं एवं व्यक्तिगत भावनाओं को अनेक छायावादी कवियों का काव्य वस्तु बनाया है। छायावादी कविता में व्यक्तिगत सुख दुख की खुलकर अभिव्यक्ति हुई है। ये किसकी व्यंजना है? तो आत्मव्यंजना है यह छायावादी के प्रति। निराला की कई कविताओं में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य व्यक्त हुआ है। राम की शक्ति पूजा में, राम की हताश निराशा में कभी अपने जीवन की निराशा की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने जीवन भर लोगों के जिस विरोध को झेलना पड़ा उसकी गूंज निम्न पंक्तियों से पता चलती है। जैसे धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। यह पंक्ति किनका है? तो निराला जी का है। सौंदर्य चित्रण, छायावाद का मतलब यहाँ पे सौंदर्य के अर्थ है खूबसूरती नहीं, बल्कि खूबसूरती तो होता है लेकिन तत्वों के माध्यम से सौंदर्य का चित्रण यहाँ पे किया गया कविता में, ठीक है। छायावाद कवि मूलतः प्रेम या सौंदर्य के कवि हैं, किंतु उनकी सौंदर्य भावना सूक्ष्म उदान है। सौंदर्य चित्रण में उनकी वृत्ति ब्रह्म वर्णों में उतनी नहीं है रमी है जितनी आत्मरिकता सौंदर्य के उद्घाटन में है, अध दशाओं में वर्ण में रमी है। कमानी में प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य मतलब निम्न प्रकार के वर्णन किए हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंध खुलायांग, खिला है जो बिजली का फूल, मेघ बन बिच गालिब रंग। ये प्रसाद जी का पंक्ति है, ठीक है, कमानी से लिया गया है। श्रृंगार निरूपण, द्विवेदी जी
युगिन कविता में श्रृंगार निरूपण बहुत कम, ठीक है, हुआ है। जहाँ हुआ है वहाँ भी मर्यादित रूप से हुआ है, अर्थात रीतिकाल की कवियों की तरह जो है से रेखा को न पार करके यह छायावाद में बहुत सारे कविता जो हैं श्रृंगार का निरूपण करते भी हैं, तो प्राकृतिक के प्रति और महिलाओं को ऊपर उठाने की कोशिश की है, उनको उच्चतम दर्जा दिया गया है, उच्च दर्जा दिया गया है। छायावाद में आकर कविता में पुनः श्रृंगार की प्रतिष्ठा हुई। इन कवियों ने श्रृंगार के संयोग एवं वियोग दोनों पक्षों का आकर्षण चित्र अंकित किए हैं, आप इसे भूलेंगे नहीं। पंत के काव्य में प्रेम और श्रृंगार भावना की बड़ी सहज अभिव्यक्ति हुई है। तुम हो लाव्य मधुरिमा जो असीम सम्मोहन, तुम पर प्राण निछावर करने पागल हो उठता मन, नहीं जानती क्या निज बल तुम, निज अपार आकर्षक। यह पंत का कविता है, ठीक है, बहुत सुंदर पंक्ति है। आप इसे एक दो बार पढ़ लेंगे ताकि अलंकार वगैरह बताने में आपको आसानी हो। नारी के प्रति सम्मान देखते हैं, भावना, ठीक है, क्या इज्जत करते हैं, ऐसा नहीं क्या रीतिकाल के कवियों जैसा नहीं। छायावाद कवियों ने नारी के प्रति उदात्त दृष्टिकोण अपनाकर समाज में उसको एक सम्माननीय स्थान की प्रतिष्ठित किया है। रीतिकालीन कवियों ने नारी के विलास की वस्तु और उपभोग का सामग्री मात्र नहीं माना, जबकि छायावादी कवियों ने, ठीक है, उसे प्रेरणा और पावन उत्सव मानते हुए गरिमा प्रदान की है। रीतिकाल ने इसे क्या किया, एक उपभोग का वस्तु मान लिया है, ठीक है, महिलाओं को, लेकिन छायावाद में ऐसा नहीं हुआ, जस्ट उल्टा माना गया है कवियों के द्वारा। वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है और अपने इन गुणों के कारण उन्होंने श्रद्धा को पात्र बनाया है, ठीक है। श्रद्धा अर्थात नारी के चरित्र का चित्रण किए हैं जयशंकर प्रसाद, जैसे नारी केवल तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन की सुंदरता समतल में। ये प्रसाद जी का पंक्ति है नारी के प्रति। देखिए किस तरह से चरित्र को उठाने की कोशिश किए हैं। और वहाँ पे रीतिकाल में नारियों को केवल उपयोग का वस्तु समझा जाता था, ठीक है। पंत ने देवी माँ, सहचरनी, प्राण कह करके नारी के प्रति अपने परिचय दिए हैं। कितना अच्छा कविता है प्रसाद जी का। प्रसाद जी के हृदय में नारी का बहुत ऊंचा स्थान था। निम्न पंक्तियों से उनके विचारों को जानना जा सकता है। तुम देवी यह कितनी उदार, वह मातृभूमि है निर्विकार, है सर्वमंगले तुम महती, सबका दुख अपने पर सहती। यह पंत जी का प्रमुख कविताओं की पंक्तियाँ। कहने का अर्थ है इस पंक्ति का, तुम देवी हो, दुर्गा हो, सरस्वती का रूप हो, ठीक है, मातृभूमि, जैसे माँ और मातृभूमि का इसीलिए दर्जा दिया गया है क्योंकि माँ भी जितना कष्ट सहती उतनी मातृभूमि पर, और माँ से जितना प्यार होता है सबको उतनी मातृभूमि से भी प्यारा होता है। निर्विकार सर्वमंगले तुम महती हो, सबका दुख अपने पर सहती है। और जिस प्रकार पृथ्वी सबका दुख, चोर हो, डाकू हो, इंसान हो, सबका दुख सह लेती, उसी तरह माँ अपने पुत्र को, चाहे वह इंसान हो या शैतान हो, सबका दुख क्या करती है, अपने ऊपर सह लेती है, ठीक है। इस तरह से नारी का चरित्र का चित्रण किए हैं पंत ने, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मतलब निम्न तरह से, बहुत ही उत्कृष्ट भावना से मतलब चरित्र का चित्रण किए हैं। रहस्य भावना, छायावादी काव्य में रहस्य भावना की प्रवृत्ति भी प्रमुख रूप से उपलब्ध होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी कारण छायावाद का अर्थ रहस्यवाद माना है। किसके अनुसार, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखेंगे, नहीं तो बाद में क्या होगा कि दिक्कत हो जाएगा। प्रायः सभी छायावादी कवियों ने अज्ञात सत्ता के प्रति जिज्ञासा के व्यक्त किए हैं। पंत की मौन नियंत्रण कविता में इसकी अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर ढंग से हुई है। न जाने कौन आए दीवान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुजाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते छंदों में गान। यह किनका पंक्ति है, तो यह सीधा पंत जी का पंक्ति है, ठीक है। बहुत अच्छा पंक्ति है, अर्थात न जाने कौन द्वितीय मन, मुझको है अबोध ज्ञान, सुजाते हो तुम पथ अनजान, फूंक देते हैं छिद्रों में ज्ञान। वादी कविता में प्राकृतिक और कुशल चरित्र चित्रण किया गया है। इन कवियों ने प्राकृतिक पर मानवीय चेतना का आरोप करते हुए उसे हंसते रोते हुए भी दिखाया है। जैसे अर्चिरा देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निश्वास,
डालता है पातों पर चुपचाप ओस के आंसू नीला आकाश। यह पंक्ति जो है छायावाद के प्रति है, लिखा गया है छायावाद में, और प्रकृति का चित्रण किया गया है। 7 है दुख और वेदना को भी यहाँ पे जगह मिला है छायावाद में। छायावाद काव्य में दुख और वेदना भाव की अभिव्यक्ति हुई है। जैसे महादेवी तो वेदना की ही कवित्री हैं, वे अपनी वेदना विहल हृदय की तुलना मेघ खंड से करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे करते हैं? मेघ खंड से करती हुई कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कोई अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही है, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह महादेवी वर्मा का कथन है। महादेवी वर्मा के गद्य पद में जो दुखवाद और करुणा की भाव दिखाई पड़ते हैं वह बौद्ध दर्शन के प्रभाव स्वरूप माने जाते हैं। कभी भी पूछेगा कि महादेवी वर्मा किस दर्शन के अनुयायी थे, तो बौद्ध दर्शन के अनुयायी थे। बौद्ध दर्शन वे मानने वाले व्यक्ति थे। महादेवी वर्मा बहुत ही विचित्र चरित्र वाले थे। उनकी कविताओं में ऐसी रस भरी हुई थी, लोग श्रोता पढ़ पढ़ करके भावुक भी हो जाते हैं और झूम भी उठते हैं। ऐसी ऐसी कविता की रचना किए हैं। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कलम के माध्यम से इस तरह की कृतियाँ लिखी, इस तरह की कविता लिखी महादेवी वर्मा की छायावाद में उन्होंने पूरे तरह से अपना स्तंभ को मजबूत कर दिए। छायावादी काव्य में राष्ट्रीय के स्वर, ठीक है, राष्ट्र प्रेम की भी यहाँ पे अभिव्यक्ति की गई है, कविता लिखी गई है। जयशंकर प्रसाद हो, निराला हो, बहुत सारे कविताओं के द्वारा, कवियों के द्वारा, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, ये सब कविता जो है से राष्ट्र के प्रति लिखी गई थी। और प्रसाद जी ने अपने नाटकों में भी गीत योजना, जिसमें राष्ट्रीय भावना का सुंदर अभिव्यक्ति की है, जैसे स्कंद गुप्त हो गया, चंद्रगुप्त हो गया, वहाँ पर भी राष्ट्रीय भावनाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं जयशंकर प्रसाद। जैसे वहाँ पे देखे होंगे कवि स्कंद गुप्त में कविता कह करके, ठीक है, मतलब नाटक को और उत्कृष्ट प्रदर्शन, उत्कृष्ट ऊंचाई तक पहुंचाने का कोशिश किए हैं जयशंकर प्रसाद। उन्हें भारत के अतिथि गौरव का चित्र अंकित करते हुए देश की महिमा का बखान किया है। अरुण यह हम मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। यह प्रसाद जी का पंक्ति है। बहुत ही गौरवशाली पंक्तियां लिख करके उन्होंने अमर किए हैं और हम सभी पाठकों को भी अमर बना दिए हैं। अपने कलम के माध्यम से जयशंकर प्रसाद अनेक कविताओं की रचना करके हम सभी को बहुत ही धन्य कर दिए हैं। शैलीगत प्रवृत्तियाँ, शैलीगत, यदि आप बीए का स्टूडेंट है या पीजी कर रहे हैं तो ये सब पॉइंट को आपको नोट कर लेनी चाहिए। जैसे शैलीगत प्रवृत्तियाँ, छायावादी काव्य विषय वस्तु एवं शिल्प दोनों की दृष्टियों से नवीनता के लिए हुआ है। लांछिकता भाषा का प्रयोग, प्रतीकात्मक शैली, उपचारात्मकता एवं नवीन अलंकार विधान के कारण इस काव्य में शिल्पगत नवीनता दिखाई पड़ती है। पंत के उग्र पंक्तियों में प्रतीकात्मकता और लांछिकता को देखा जा सकता है। जैसे अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले भी चुंबन शून्य कपोल, हाय रूह गई यही संसार, बिना सिंदूर अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिनधार। यह पंत का पंक्ति बहुत ही सुंदर पंक्ति है, क्योंकि इसका आशा बताएंगे तो थोड़ा सा क्लास क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, तो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इस कविता का अर्थ आप खुद ही समझ लेंगे तो अच्छी बात है। अंत में निष्कर्ष देखते हैं। कविता में जिस चित्रात्मकता भाषा की आवश्यकता होती है और इसी गुण के कारण उसमें जो बिंबगृहता आती है, छायावाद कवि इस काल में प्रवीण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद के संबंध में कहते हैं, छायावाद की शाखा के भीतर धीरे धीरे कवि शैली का बेहद अच्छा विकास हुआ, इसमें संदेह नहीं है। उसमें भाव वेश की अकाल व्यंजना, लांछनिक विचित्र मूर्त प्रत्यक्षीकरण, भाषा की वक्रता, विरोध, चमत्कार, कोमल पद विन्यास इत्यादि का स्वरूप संगठित वाली प्रचुर सामग्री दिखाई पड़ती है। किसमें? तो छायावाद में। यह निष्कर्ष अंत में आपको लिखना होगा किसी भी हाल में। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि अच्छा लगेगा
तो धन्यवाद, थैंक यू।